नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबरों में सबसे पहले आपको बताते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। कल वैक्सीनेशन नहीं होने जा रहा है और परसों वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए कल प्लान तैयार होगा शाम को, और वो 7 बजे के बुलेटिन में हम आपको पूरे प्लान के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो कुल मिला के कल वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन कल परसों के लिए प्लान जरूर आएगा। तो दोस्तों, इसके साथ आसपास की खबरों में देखें दोस्तों, तो आज ज़बरदस्त बरसात का दौर भादरा में हुआ। और जिस प्रकार से मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार हम आपको कल भी हमने बताया था, हल्की बरसात की सूचना थी, लेकिन दोस्तों ये बहुत हैवी बरसात थी, भारी बरसात थी। मौसम विभाग भी कहीं ना कहीं चूक गया इसमें अंदाज़ा लगाने में, पूर्व अनुमान लगाने में मौसम विभाग की भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। आज जिस प्रकार से भादरा क्षेत्र में रात्रि से ही दोस्तों रुक रुक कर बरसात हो रही थी, हल्की भारी, लेकिन जिस प्रकार से सुबह बरसात का दौर शुरू हुआ 4 बजे से लेकर दोस्तों 7 बजे तक, जो 3 घंटे तक जमकर बरसात हुई है, वो बरसात कहीं ना कहीं जैसे बादल फटने के समान होती है, उस प्रकार से बरसात हुई थी। और इस बरसात का अगर सरकारी अनुमान लगाएं तो आधिकारिक रिपोर्ट तो किसी प्रकार की हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन 100 मिलीमीटर से कहीं अधिक पानी भादरा में बरसा है। दोस्तों, अगर इसको भादरा में जिस प्रकार से प्रचलन है, किसानों की भाषा में अगर कहें, आंगुल के हिसाब से कहें तो 30 से 40 आंगुल बरसात भादरा में बताई जा रही है किसानों के द्वारा। तो पूरे इलाके में बरसात हुई है और आलम ये रहा कि भादरा अधिकांश कस्बा डूब गया, और जो 2 डूम सागर है उनकी हालत ख़राब थी, और उनके इर्द गिर्द रहने वाले हजारों लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। और बाज़ारों में दोस्तों, दुकानों में इस कदर पानी भर गया कि बहुत सी दुकानों की खबरें हमारे पास आई कि एक गुड़ की दुकान थी, काफ़ी कट्टे गुड़ के बोरे के रूप में रखे हुए थे, और कई गुड़ जो होते हैं वो कार्टून में आते हैं। पानी घुसने से दोस्तों गुड़ नाम मात्र का ही बचा, सारा पानी में घुलकर मिट खराब हो गया, बर्बाद हो गया। तो कुल मिला के दोस्तों इस कदर पानी बरसा है कि दुकानों में पानी घुस गया, घरों में पानी घुस गया, और पानी इस कदर बरसा है 100 mm से कहीं अधिक। दोस्तों, आज हम आपको पानी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बादल फटने की घटना होती है वो क्या होती है, और क्या इसी को बादल फटना कहते हैं, इस प्रकार से भारी बरसात जो होती है। और क्या बादल समतल एरिया में भी बादल फटते हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से अगर बताऊं तो दोस्तों ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे इसको लेकर। हिल साइड में जो पहाड़ी एक क्षेत्र होता है, जैसे उत्तराखंड में 2013 में बादल फटे थे, और हिल साइड में सबसे ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं होती है। और बादल फटने की घटना, पहले तो मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि बादल फटना क्या होता है। बादल एक प्रकार से 10 सेंटीमीटर अर्थात 100 mm बरसात मात्र 1 घंटे में 60 सेकंड में, अगर एक सीमित क्षेत्र में, जैसे 1 से 10 किलोमीटर क्षेत्र का कोई एरिया, कोई सीमित एरिया है, और वहाँ 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश अगर एक साथ बरस जाए तो उसको बादल फटना कहते हैं। दोस्तों, बादल फटने की घटनाएं इसी प्रकार से होती है। और बादल क्यों फटते हैं, हमारे जैसे प्लेन साइड एरिया में बहुत कम बादल फटते हैं, क्योंकि उसमें दोनों तरफ से दबाव नहीं होता। अगर हिल साइड की बात करें तो हिल साइड में जो पहाड़ों के ऊपर बादल पानी लेकर जाते हैं, तो एक तो समतली इलाके के नीचे की हवा का दबाव बादलों को पहाड़ों की तरफ धकेलता है और नीचे से दबाव बनाता है, और उसके बाद में पहाड़ क्षेत्र के ऊपर जो ऊपरी आसमान से आने वाली हवाओं का दबाव जो होता है वो बादल को वहीं आगे नहीं बढ़ने देता है, और इसी कसम में बादल जो है बरसात होती है और बादल बरस जाते हैं। और कई बार मौसम विभाग भी इसके बारे में पूर्व अनुमान नहीं लगा पाते कि बादल आखिर क्यों फटते हैं और कब फटेंगे। इसको लेकर कोई सटीक अनुमान मौसम विभाग नहीं लगा पाता है। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा दबाव के चलते, घर्षण के चलते जो है बादल फटने की घटनाएं होती है। और 1 घंटे में आपको हमने बताया कि 10 सेंटीमीटर अर्थात 100 मिली
मीटर बरसात अगर हो तो उसको बादल फटना कहते हैं। लाखों लीटर पानी एक ही घंटे में किसी सीमित क्षेत्र में गिर जाना दोस्तों, वहाँ सैलाब का सा बर्बादी कर देता है, एकदम जैसे बाढ़ आई हुई है और घर के घर बह जाते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देता है एक घंटे में। तो दोस्तों ये जो भादरा में बरसात आई है, लगभग इसको मानकर चले तो ये भी बादल फटने जितनी बरसात थी, अर्थात 100 मिलीमीटर बरसात ये थी, अर्थात 10 सेंटीमीटर बरसात के लगभग ये थी। इससे कहीं अधिक बरसात ये थी, लेकिन ये बरसात दोस्तों 3 घंटे के अंतराल में आई है और उसका नतीजा आप सुबह जब आप उठे होंगे आज तो भादरा क्षेत्र में देखा होगा, चारों ओर बाढ़ जैसे नज़ारे थे। तो यही होता है दोस्तों, बादल फटने की घटना लगभग कमोबश इसी प्रकार से होती है। तो और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों मंडी के भाव भी हम आपको बताएंगे, और जिस प्रकार से भादरा क्षेत्र में जमकर पानी बरसा है उसको लेकर बेशक भादरा कस्बे में बेचैनियां बढ़ी होगी, लोगों को भारी परेशानी हुई होगी और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ होगा। लेकिन दोस्तों किसानों को देहात क्षेत्र में इससे बहुत फायदा हुआ है और किसानों की फसल जो है इस बार बम्पर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कुल मिला के किसानों को इसकी आवश्यकता थी बारिश की, और बरसात के लिए एक ज़्यादा बरसात के लिए किसान एक प्रकार से उम्मीद लगाए बैठे थे, आस लगाए बैठे थे और संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही थी कि बरसात होगी, और मौसम विभाग की भी ऐसी भविष्यवाणियां थी। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से भारी हेवी बरसात हुई है, इससे कुछ फसलों में अनावश्यक रूप से जहां पानी ज़्यादा गिरा होगा वहां कुछ नुकसान भी खेतों में हुआ होगा। लेकिन कुल मिला के अगर देखें फसलों की स्थितियों में तो बहुत ज़्यादा फायदा किसानों को होने वाला है। और शहरों में बेशक जहां पानी निकासी की समस्याओं का अभाव होता है। मैं डूम सागर की चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों, जल्दी से संक्षिप्त में ही आपको बता देता हूँ। मोची मोहल्ला में स्थित डूम सागर दोस्तों, वहाँ की स्थिति का आज जो नज़ारा देखा, हमने अलग से वीडियो भी डाले हैं दोस्तों, एक अंडरपास का भी वीडियो अलग से डाला हुआ है जिसमें लगभग 8 से 10 घंटा तक पानी रुका हुआ रहा दोस्तों। तो ऐसे अंडरपासों का फिर क्या फ़ायदा है, लोग दुपहिया वाहन जो थे वो लाइन ट्रैक के ऊपर से रिस्क लेकर दुर्घटनाओं को आमंत्रित करते हुए गुजर रहे थे दोस्तों। ऐसे में हादसे भी हो सकते हैं और पूरी संभावनाएं रहती है, पूरा डर बना रहता है किसी हादसे की आशंका का। तो ऐसे अंडरपासों में कोई पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती दोस्तों। इससे कहीं अच्छा ओवरब्रिज रहता है, लेकिन खैर जहां अंडरब्रिज बनना होता है वहां अंडरब्रिज ही बनाए जाते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों मैं जिक्र कर रहा था डूम सागर की, जो मोची मोहल्ला में स्थित है। वहाँ दोस्तों लगातार वो एरिया तो कुछ वार्डों से घिरा हुआ एरिया है दोस्तों। कई वार्डों की सीमाएं डूम सागर एरिया में लगती है। लगभग 10,000 के करीब आसपास आबादी है जो भारी बरसात के समय प्रभावित होती है, और गंदे पानी की गंदगी से घरों में घुसने की वजह से और गलियों में पानी डटे रहने की वजह से लोगों को भारी परेशानियां उस एरिया में होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो 27 नंबर वार्ड जो है, मूल रूप से जो डूम सागर एरिया है वो 27 नंबर वार्ड का एरिया है, और 27 नंबर वार्ड में हमारे पार्षद है स्वाति देवी नाटा, झूमरमल जी नाटा की पौत्र वधू है दोस्तों। और झूमरमल जी नाटा पूर्व पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं और शानदार कार्य इन्होंने पानी निकासी को लेकर भी किया था। क्योंकि मैं अगर इतिहास में जाऊं तो भादरा बताया जाता है कि 3 बार डूबी हुई है पूरी भादरा, और पूरी भादरा डूब कर दोबारा बसी हुई है। 3 बार ऐसा हो चुका है। तो दोस्तों उसके बाद में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे भादरा में जो बस्तियां बसती गई, एक बार डूबने के बाद में दोस्तों बहुत सी सीख होती है, बहुत से जो कमियां पहले होती है वो बाद में नहीं होती। तो भर्तियाँ होती गई, भादरा का क्षेत्र जो है ऊंचा भी होता गया। लेकिन पहले जो भादरा की स्थिति थी एक तालाब नुमा
क्षेत्र था उसके अंदर बादरा बसी हुई थी, उसी के चलते बादरा 3 बार डूबी थी। उसके बाद में भर्तियाँ होने लगी और मकान ऊंचे बनाए जाने लगे और उस प्रकार से धीरे धीरे होते हुए नगर पालिका की स्थापना हुई। और जिस प्रकार से नगर पालिका के चेयरमैनों ने यहाँ प्रयास किए और विशेषकर झूमरमल जी नाटा द्वारा जो प्रयास किया, क्योंकि बादरा जिस प्रकार से पूरी भद्रा से बादरा बनकर जो बसी थी उसमें भी 10-10 दिनों से 8-8 दिनों से 7-7 दिनों से पानी निकासी की समस्या जो है वो गंभीर थी और पानी रुका रहता था। उसमें स्थिति में सुधार करते हुए झूमरमल जी नाटा ने जो पानी के बेहतर प्रयास किए, रेलवे ट्रैक के नीचे से पाइपलाइनें निकाल कर जो भट्टों की आगे खाली ज़मीन होती थी वहाँ पानी निकासी की वो पास बनाया। उसके बाद में दीर्घकालीन समय तक कई दशकों तक 2 दशकों तक लगभग बादरा में पानी निकासी की समस्या लेवल में रही। लेकिन अब बस्तियां बस गई दोस्तों, वो जो खाली पड़ी जगह थी वहाँ भी बस्तियां बस गई, पानी का स्टोर होने के लिए जगह नहीं बची और जोड़ पायतानों पर कब्जे हुए। तो कुल मिला के दोस्तों ऐसी परिस्थितियों के चलते बादरा में आबादी बढ़ती गई, क्षेत्र बढ़ता गया, लेकिन पानी के निकासी के लिए स्टोरेज हेतु कोई जगह, कोई भूमि इस प्रकार की नहीं बची, जिसके चलते बादरा में पानी निकासी की समस्या धीरे धीरे एक बार फिर से बढ़ने लगी। और अब जो स्थितियां हैं वो जनरेटरों से पानी निकाला जाता है। डूम सागर जो 2-3 हमारे यहाँ बादरा में है, तो दोस्तों उसकी स्थितियों को लेकर हम थोड़ा सा विचार करें तो स्वाति देवी नाटा और दंपति हर्ष नाटा भी हैं, साथ में बेहतर प्रयास कर रहे हैं अपने वार्ड के लिए। दोस्तों उन्होंने एक 10 सूत्रीय मांग पत्र भी बनाया था और 10 सूत्रीय मांग पत्र हम आपको जल्दी से बताएंगे उसमें क्या क्या मांगे थी, लेकिन आज तक दोस्तों वो मांगे पूरी नहीं हुई और उसको लेकर प्रयास गंभीरता के साथ नहीं हुए। और इसी के चलते लगभग हर एक बड़ी और हेवी बरसात के समय जो है पूरे डूम सागर एरिया को भारी परेशानियों से जूझना पड़ता है और लगभग 1 दिन तक जो है वो बाहर नहीं निकल पाते। उनको खाना बनाने की दिक्कत रहती है, सोने की दिक्कत रहती है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते और जो रोज़ाना कमाकर घर लाते हैं और खाते हैं उनको भारी दिक्कतें होती है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक घरों में पानी निकालना पड़ता है। ऐसी भारी परेशानियाँ और सामान खराब हो जाते हैं। बहुत से घरों के ऐसे सामान होते हैं जो कि नीचे ज़मीन पर रखे होते हैं, वो पानी के चलते खराब हो जाते हैं। तो कुल मिला के क्या थी वो 10 सूत्रीय मांगे अगर मैं आपको बताऊं तो डूम सागर एरिया के इर्द गिर्द 4 दीवारी से भी कुछ सेफ्टी, कुछ सुविधाएं बनती है, ये एक मांग थी। इसके अलावा डूम सागर में जो लाखों की तादाद में प्लास्टिक पड़े रहते हैं उनको निकासी के लिए, उनको निकालने के लिए भी एक मांग थी दोस्तों, क्योंकि इसके चलते कहीं ना कहीं नालों में अवरोधक आते हैं और पानी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है पानी निकासी के मार्ग में पंपिंग के चलते। तो ये भी एक मांग है। और दोस्तों डूम सागर इलाके में जिस प्रकार से आसपास के जो नाले हैं, गंदे पानी के नाले, उनमें साफ सफाई निरंतर अगर होती रहे तो ये भी एक मांग थी मोहल्ले वालों की। और 2 सफाई कर्मी लगातार यहाँ वार्ड में तैनात रहें ताकि नियमित रूप से सफाई व्यवस्थाएं हो, ये भी एक मांग वार्डवासियों की और स्वाति देवी नाटा पार्षद है उनकी थी दोस्तों। इसके अलावा कचरा जो डालने वाली गाड़ी है, इकट्ठा करने वाली गाड़ी जो है मोहल्लों में जाकर, वो नियमित रूप से नहीं जा पाती है डूम सागर एरिया में। तो ऐसी गाड़ी नियमित रूप से जाए ताकि जो घरों का कचरा होता है वो बाहर ना फेंका जाए और डूम सागर के आसपास एरिया में ना डाला जाए, ताकि डूम सागर में वो नहीं चला जाए। इसको लेकर अगर गाड़ी रोज़ाना आए और वो कचरा रोज़ाना चला जाए तो दोस्तों डूम सागर में उससे भी कहीं ना कहीं गंदगी से निजात मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जो डूम सागर बिना बरसात के ही सीज़न में जिसको एक बार खाली रखा जाए, जो ठेका दिया जाता है नगर पालिका की तरफ से, उसको खाली रखा जाए ताकि ये भी बरसात अगर अचानक आती है तो किसी प्रकार की हानि नहीं होती, नुकसान नहीं होता और लोगों को परेशानियों का जो सैलाब है वो ज़्यादा नहीं झेलना पड़ता। तो कुल मिला के उसको पहले पानी से खाली भी रखा जा सकता है। और इसको लेकर दोस्तों पानी पंपिंग सिस्टम जो है वो बार बार ख़राब होने की हमने भी घटनाएं सुनी हैं और ऐसा बहुत बार होता है। तो वो एक ऐसा सिस्टम, मजबूत सिस्टम लाकर लगाया जाए, या फिर इस सिस्टम में कुछ इसके स्पेयर पार्ट्स अगर है वो स्थायी रूप से इसमें लंबे समय तक काम करे, ऐसे स्पेयर पार्ट जो है इसमें लगाए जाने चाहिए। तो ये भी सुधार इसमें
आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों स्थायी रूप से जो ऑटोमेटिक एक प्रकार से जनरेटर अगर वहाँ रखे जाए तो वो बरसात के समय पानी जैसे ही ओवरफ्लो हो तो वो पानी अपने आप निकलने लग जाए, तो ऐसी व्यवस्था भी की जा सकती है इसके अंदर। और जिसको दोस्तों ठेका दिया जाता है ये पानी निकासी का, उस ठेकेदार को अगर पाबंद किया जाए, उसके पास जो कोई कृषि भूमि हो, उसके पास किसी इलाके में ऐसी डिगियाँ बनी हो जहाँ पानी स्टोरेज किया जा सके, ऐसी इमरजेंसी स्थिति में पानी लगातार निकालते हुए उन डिगियों में स्टोरेज किया जा सके, ताकि पानी लगातार क्योंकि पानी लगातार नहीं निकाला जाता है, क्योंकि आगे पानी कहाँ डाले ये समस्या भी गंभीर समस्या है। तो इसको लेकर ठेका उसी को दिया जाए जिसके पास ऐसी पर्याप्त डिगियों का एक स्टोरेज करने के लिए जगह हो। तो इसके अलावा दोस्तों मैं एक अन्य मांग के ऊपर बताऊंगा आपको। तो डूम सागर एरिया में मोहल्ले वासियों की मांग है ये, और स्वाति देवी नाटा के द्वारा मांग की गई है, बार बार अधिकारियों को दिया भी गया है। एक जाल ऐसा लगाया जाए डूम सागर में, जाल नुमा, ताकि जो प्लास्टिक की गंदगियां हैं वो पानी में साथ ना जाए, तो जिससे अवरोधक नहीं आएगा और पानी की गति भी बनी रहेगी और लोगों को निजात मिलेगी, और पानी के जो पॉलीथीन है, गंदगी है, वो ऊपरी गंदगी को जल्दी से साफ करने में, निकालने में आसानी भी रहेगी। तो ये इनका कोई स्थायी समाधान तो दोस्तों नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये राहत प्रदान करने वाली मांगे हैं मोहल्ले वासियों की और वार्ड पार्षदों की। तो दोस्तों इनको किया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर स्थायी समाधान का अगर प्रयास करें तो दोस्तों डूम सागर को शहर से कहीं बाहर अन्यंतर स्थापित कर दिया जाए तो ये तो इसका कोई स्थायी हल हो सकता है। इस बाबत भी प्रशासन को सोचना चाहिए और डीएलबी के पास इस प्रस्ताव को भेजना चाहिए और बड़े स्तर पर इसकी योजना बननी चाहिए। और मोची मोहल्ले का ही डूम सागर नहीं दोस्तों, भादरा के 8 नंबर वार्ड के भी डूम सागर की कोई इसी प्रकार ही समस्या का समाधान होना चाहिए। तो कुल मिला के दोस्तों मौसम की जानकारी कल के लिए, मौसम की अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों कल भी बरसात की संभावनाएं हैं, और जो तापमान है वो भी कल लगभग 26 से 33 डिग्री तक रहने वाला है। बादल 100% कल भी छाए रहेंगे दोस्तों, और बारिश की संभावनाएं हैं, और 22 किलोमीटर के लगभग तेज़ हवाएं भी चलेगी। और इसके अलावा बारिश की संभावनाएं आज रात्रि को भी है दोस्तों, आज रात के लिए भी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। तो कुल मिला के दोस्तों मौसम में इतना ही। अगर मंडी के भाव मैं जल्दी से आपको बताऊं तो नौर मंडी में सरसों के भाव 7000 से 7600 तक के रहे हैं आज, और ग्वार के भाव 5500 से 6040 तक रहे हैं, और चना के भाव 5000 से 5300 तक रहे हैं, जबकि गेहूं नौर मंडी में 1750 से 1830 तक रही है, और बाजरा का भाव 1600 से 1651 तक रहा है, जबकि जौ के भाव 1900 से 2080 तक रही है, और तारामीरा का भाव 6000 से 6357 रुपये तक रहा है, और मेथी के भाव 6000 से 7135 तक की बोली मेथी में लगी है दोस्तों। ये नौर मंडी के भाव थे। गंगानगर मंडी के भाव मैं आपको बता देता हूँ। गुवार गंगानगर मंडी में 5000 से 5350 तक रहा है। आज नरमा 6801 रुपये की हाईएस्ट बोली लगी, जबकि सरसों की हाईएस्ट बोली आज 7530 लगी है, और गेहूं की हाईएस्ट बोली 2071 रही है, और चना की हाईएस्ट बोली गंगानगर की मंडी में 5000 के रूप में रही है। रायसी नगर मंडी भी अच्छी मंडी है, वहाँ का अगर जिक्र करें तो नरमा 6200 से 6881 तक की बोली लगी है, जबकि सरसों में 7100 से 7500 तक की बोली लगी है, जबकि चना में 4700 से 5100 तक की बोली आई, और गेहूं का अगर देखें तो 1930 से 1990 तक की बोली लगी है दोस्तों। रावतसर मंडी का जिक्र करें तो सरसों 7200 से 7700 रुपये भी की है। इसके अलावा एलनाबाद मंडी का जिक्र करें तो गुआर 5100 से 5390 रहा है, जबकि सरसों 6800 से 7275 बोली लगी है, और नरमा 6500 से 6630 की बोली लगी है, जबकि चना 4500 से 5021 की बोली लगी है, और गेहूं 1750 से 1811 तक की बोली लगी है, और तारामीरा दोस्तों 5700 से 5960 तक की बोली लगी है। अगर हरियाणा मंडी का जिक्र करूँ सरसा की नज़दीकी मंडी का, तो गुआर वहाँ 5300 से 5725 आज बोली लगी है, और सरसों की बोली यहाँ 7200 से 7430 लगी है, जबकि गेहूँ 1750 से 1825 में बिका है,
और नया नरमा अगर 6300 से 6490 का रहा है, जबकि कपास 6400 से 6625 की बोली के रूप में रही है। और सिवानी मंडी का जिक्र करें तो सरसों 6800 से 7350 सिवानी मंडी में बोली लगी है। और ग्वार की बोली 5500 से 5750 रही है, जबकि चना 5100 से 50 रहा है, और जौ 2050 रहा है, और मूंग 6400 रही है, और मोट के 7200 तक दाम लगे हैं, और तारा मीरा 6100 रुपये तक की बोली लगी है, और बाजरा 1650 और गेहूँ 1850 तक की बोली लगी है। आदमपुर मंडी का भी देख लेते हैं। ग्वार यहाँ 5500 से 5932 तक बिका है, नरमा 6200 से 6636 तक बिका है, सरसों 7000 से 7425 बिकी है, जबकि मेथी 6000 से 7161 रुपये में बिकी है। और दोस्तों संग्रिया मंडी का अगर जिक्र करें तो ग्वार 5300 से 5550 बिका है, और सरसों 6300 से 6800 से माफ कीजिएगा 7350 तक 30 तक बिकी है। और बुन्ना मंडी का जिक्र करें हरियाणा की तो नरमा 6100 से 6470 रहा है, और सरसों 6800 से 7200 रुपये रही है। बट्टू में सरसों 7000 से 7505 रही है। और फतेहबाद मंडी में अगर नरमे का जिक्र करें तो 6200 से 6600 रहा है, जबकि कपास का जिक्र करें तो 6100 से 6300 की बोली कपास की रही है। तो ये रहा दोस्तों आज की मंडी का। और बीकानेर की मंडी का और बता देते हैं हम आपको। ग्वार 5300 से 5451 बीकानेर की मंडी में बोला गया, जबकि सरसों 6800 से 7371 रुपये की बोली बीकानेर मंडी में लगी है। और गेहूं की 1936 से 1990 की बोली लगी, और मूंग 4000 से 5801 की बोली लगी, और मूंगफली में 5200 से 5351 की बोली लगी है। तो ये रहे आज के मंडी के भाव। तो कुल मिला के दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ और किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।